एक भीड़ भरे दुबई के पॉश इलाके में, जहां रोशनी चमकती थी और हर तरफ चहल पहल थी, वहीं एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका कातिल उसके सामने खड़ा था, निर्दयी, बेरहम और अपनी बंदूक की नोक पर फैसला करने वाला। गोलियां चल चुकी थीं, बदन छलनी हो चुका था, लेकिन कातिल को यकीन नहीं हुआ कि शिकार पूरी तरह खत्म हो गया है। उसने कुछ ऐसा किया जो देखने वालों की रूह तक कंपा गया। सड़क पर मौजूद लोग सहम गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। जब हत्यारे को पूरी तरह भरोसा हो गया कि उसका शिकार अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब वह बिना किसी हड़बड़ाहट के वहां से निकल गया। इतनी नफरत, इतना गुस्सा, भीड़ में से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कातिल इतना बेरहम क्यों था, तो जवाब अतीत में छिपा है। वही पुरानी कहावत, जो बोओगे वही काटोगे। मरने वाले ने वही मौत पाई जो कभी वह दूसरों को दिया करता था। वह शख्स जिसे लोगों की तड़प देखना पसंद था, जो खुद अपनी AK-47 से गोलियां बरसाता और तब तक वहीं खड़ा रहता जब तक उसका शिकार दम न तोड़ दे। उसकी आंखों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन इस बार वह खुद शिकार बन चुका था। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक किलिंग मशीन, डी कंपनी के खूंखार हत्यारे सुनील सावंत उर्फ सौत्या उर्फ सुलेमान की। वह जिसने न जाने कितनी जिंदगियां छीन ली, पर इस बार उसकी अपनी सांसें भी कोई और छीन चुका था। कुछ कहानियों का अंत बस ऐसा ही होता है, जहां शिकारी ही शिकार बन जाता है। गिरगांव की तंग गलियों में कुछ छोटे छोटे लड़कों का एक झुंड अक्सर शरारतें करता नजर आता था। शुरुआत में लोग इसे बच्चों की मासूम हरकतें समझकर नजरअंदाज कर देते, लेकिन उन्हीं लड़कों में एक ऐसा था जो बाकियों से अलग था, ज्यादा शातिर, ज्यादा तेज और सबसे आगे। वक्त बीतता गया और उनकी ये शरारतें अब सिर्फ मस्ती तक सीमित नहीं रहीं। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बदमाशियां एक अलग ही रंग लेने लगी। लड़ाई झगड़े, मारपीट और डर का माहौल अब इनकी पहचान बनने लगा था। जब ये लड़के 15-16 की उम्र तक पहुंचे, तो उन्होंने इलाके में अपनी हुकूमत कायम करनी शुरू कर दी। दुकानदारों से जबरन पैसे वसूलना, न देने वालों को धमकाना और मारपीट करना इनका रोज का काम बन गया। और इस गैंग का सरगना वही तेज दिमाग लड़का सुनील सावंत। गिरगांव के लोग अब इनसे डरने लगे थे, लेकिन असली टक्कर तब शुरू हुई जब इलाके में पहले से ही एक और गैंग अपना वर्चस्व जमाए बैठी थी। इस गैंग को लीड करता था भाऊ मराठे, जो न सिर्फ खुद एक बड़ा गुंडा था, बल्कि उसका बड़ा भाई शिवसेना का बड़ा नेता था। ताकत, पैसा और पुलिस का पूरा सपोर्ट उसके साथ था। और जैसा कि कहा जाता है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। गिरगांव में भी दो गैंग का शांत रहना नामुमकिन था। भाऊ मराठे और सुनील सावंत के बीच अक्सर टकराव होता, लेकिन हर बार नतीजा एक जैसा ही रहता। भाऊ मराठे का पलड़ा भारी पड़ता और सुनील को झुकना पड़ता। इस बेइज्जती से सुनील के अंदर गुस्से का एक तूफान उमड़ने लगा। वह अब एक ऐसा हल चाहता था जिससे यह लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि पुलिस भी भाऊ मराठे के साथ थी। एक दिन मामला हद से बाहर निकल गया। सुनील और भाऊ आमने सामने थे। चारों तरफ सनसनी फैली थी। सबको लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। भाऊ अपनी ताकत के घमंड में सुनील को फिर से झुकाने आया था, लेकिन इस बार सुनील झुकने नहीं, बल्कि हिसाब चुकता करने आया था। अब हर बार मैं ही झुकूंगा क्या? सुनील की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, लेकिन आंखों में जलती हुई नफरत। भाऊ हंसा, तेरी औकात है मुझसे लड़ने की? बस इतना सुनना था कि सुनील का गुस्सा फट पड़ा। उसने चाकू निकाला और सीधे भाऊ पर झपट पड़ा। एक वार, दूसरा वार, तीसरा, और फिर तब तक वार करता गया जब तक भाऊ मराठे ने आखिरी सांस नहीं ले ली। गिरगांव की गलियों में आज पहली बार सुनील का नाम डर के साथ नहीं, बल्कि ताकत के साथ लिया जाने लगा था। वह दिन सुनील सावंत के लिए सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि उसके अपराध की दुनिया में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सुनील सावंत के हाथों भाऊ मराठे की हत्या के बाद गिरगांव का पूरा इलाका कांप उठा। लोग उसके नाम से सहमने लगे, दुकानदार बिना सवाल किए हफ्ता चुकाने लगे और विरोध करने वालों की हड्डियां तोड़ दी जाती। अब पूरे गिरगांव पर सुनील और उसके गैंग की हुकूमत थी, लेकिन मुंबई सिर्फ गिरगांव तक सीमित नहीं थी। दूसरी तरफ भाईखला में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, रामानायक। उसका गैंग इलाके की हर अवैध गतिविधि में गहराई तक धंसा हुआ था। जुए के अड्डे, स्मगलिंग, जबरन वसूली, रामानायक का नेटवर्क हर तरफ फैला था। उस दौर में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले नौजवानों के लिए वह एक आइकन बन चुका था। जो भी अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम और पैसा कमाने का ख्वाब देखता, वह कहीं न कहीं रामानायक को ही अपनी प्रेरणा मानता। और सुनील सावंत भी इस मामले में अलग नहीं था। उसने कई बार रामानायक के बारे में सुना था।
उसकी स्टाइल और ताकत को पसंद करता था। उसके अंदर भी वही जलन और वही महत्वाकांक्षा थी, मुंबई पर अपना सिक्का जमाने की। उसे खुद को भी किसी बड़े खिलाड़ी के रूप में देखना था और इस खेल में उसका सबसे बड़ा आइडल रामानायक ही था। इसी दौरान मुंबई का सबसे बड़ा नाम दाऊद इब्राहिम अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। पुलिस की सख्ती बढ़ गई थी, उसके गुर्गों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे अब मुंबई छोड़नी ही पड़ी। दाऊद ने अपने पूरे ऑपरेशन को दुबई शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। मुंबई का अंडरवर्ल्ड अब बदल रहा था, नए चेहरे, नई लड़ाइयां और नई महत्वाकांक्षाएं सामने आ रही थी। सुनील सावंत के लिए यह वक्त था खुद को साबित करने का। वह सिर्फ गिरगांव तक सीमित नहीं रहना चाहता था, उसे और बड़ा खेल खेलना था। गिरगांव पर कब्जा करने के बाद सुनील सावंत खुद को वहां का बादशाह समझने लगा था। इलाके के हर अवैध धंधे पर उसका कंट्रोल था, हर सौदा उसकी मर्जी से तय होता था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये एहसास भी था कि गिरगांव की हदें बहुत छोटी हैं और असली अंडरवर्ल्ड इससे कहीं बड़ा खेल खेल रहा है। अगर उसे इस दुनिया में सच में कुछ बड़ा करना था तो उसे किसी ताकतवर गैंग से जुड़ना ही पड़ेगा। इसी सोच के साथ उसने मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर रामानायक का गैंग ज्वाइन कर लिया। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़ चुका था। पुलिस का दबाव इतना बढ़ चुका था कि उसे शहर से भागना पड़ा, लेकिन मुंबई में उसके धंधे अब भी जारी थे। उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसके लिए शहर में रहकर काम संभाल सके, जो उसके इशारे पर चले, उसके ऑर्डर को बिना सवाल किए फॉलो करे। सुनील सावंत का नाम जब भाऊ मराठे की हत्या के बाद सुर्खियों में आया तो उसकी चर्चा पूरे अंडरवर्ल्ड में होने लगी। उसकी क्रूरता, हिम्मत और बेखौफ अंदाज ने उसे एक जाना पहचाना चेहरा बना दिया था। दाऊद तक भी उसकी खबरें पहुंची और उसने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर सुनील को अपने गैंग में शामिल करना है। उसे ऐसे ही किसी आदमी की तलाश थी जो मुंबई में उसकी गैर मौजूदगी में उसके धंधे को संभाल सके। इस दौरान गिरगांव में सुनील का आतंक चरम पर था। वह हर उस शख्स से वसूली करता था जो किसी भी गैर कानूनी धंधे में लिप्त था, चाहे वह स्मगलिंग हो, तस्करी हो, अवैध शराब का धंधा हो या जुए सट्टे के अड्डे। लोग डर के मारे हर हफ्ते उसे पैसा थमाते थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसने सुनील को पैसा देने से इनकार कर दिया। सत्यवान परब। सत्यवान परब एक बड़ा स्मगलर था, लेकिन उसने खुलेआम सुनील सावंत की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। यह सुनील के लिए एक सीधी चुनौती थी। गिरगांव के इस नए शेर को किसी ने पहली बार ललकारा था। अब देखने वाली बात यह थी कि सुनील इस चुनौती का जवाब कैसे देता। सत्यवान परब की दिन दहाड़े हत्या के बाद गिरगांव में सुनील सावंत का खौफ और गहरा गया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके हुक्म को ठुकरा सके। ये खून खराबा जब दाऊद इब्राहिम तक पहुंचा तो उसने तय कर लिया कि मुंबई में उसके कारोबार को संभालने के लिए सुनील से बेहतर कोई नहीं हो सकता। उसे एक ऐसा ही आदमी चाहिए था, बेरहम, निडर और हुक्म का गुलाम। दाऊद ने सुनील को अपने साथ मिलाने के लिए सीधा न्योता भिजवाया, लेकिन उस वक्त सौतिया खुद को कट्टर हिंदू मानता था और वह सिर्फ रामानायक के लिए ही वफादार रहना चाहता था। उसे एक मुस्लिम डॉन के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके अलावा उसे दाऊद के ऑफर पर भरोसा भी नहीं था। कहीं यह सिर्फ इस्तेमाल करने की चाल तो नहीं। सौतिया ने दाऊद का इनविटेशन ठुकरा दिया और रामानायक के साथ काम करता रहा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई पुलिस ने एक ऑपरेशन के दौरान सुनील सावंत को गिरफ्तार कर लिया और लॉकअप में डाल दिया। उसे पूरा यकीन था कि रामानायक उसे बचाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा, पर दिन बीतते गए और रामानायक ने कोई मदद नहीं की। न कोई वकील भेजा, न कोई आदमी। यह वही रामानायक था जिसके लिए सौतिया जान देने को तैयार था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसने सौतिया को अकेला छोड़ दिया। इस खबर ने दाऊद को सतर्क कर दिया। उसने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद आदमी शरद शेट्टी को हुक्म दिया, किसी भी हालत में सौतिया को 1 घंटे के अंदर बाहर निकालो। और ठीक 1 घंटे बाद सौतिया लॉकअप से बाहर था। शरद शेट्टी ने साफ साफ कहा, बेल दाऊद भाई ने करवाई है। यह सुनकर सौतिया कुछ देर तक खामोश रहा। उसके भीतर गुस्सा था, नफरत थी और सबसे ज्यादा धोखा खाने की कसक थी। जिस रामानायक के लिए उसने दाऊद का ऑफर ठुकराया था, उसी ने आज उसे बेसहारा छोड़ दिया। लेकिन दाऊद ने उसने बिना कोई शर्त रखे, बिना कोई एहसान जताए उसे जेल से बाहर निकाल लिया। यहीं से सौतिया का दिल बदलने लगा। उसने फैसला कर लिया, अब वह रामानायक के लिए नहीं, सिर्फ दाऊद इब्राहिम के लिए जिएगा। दाऊद ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया और जल्द ही सौतिया का सामना अपने जैसे ही एक दिलेर आदमी से हुआ, अनिल परब। संयोग की बात यह थी
कि अनिल और सौत्या दोनों महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से थे और मजे की बात यह थी कि खुद दाऊद भी वहीं से ताल्लुक रखता था। यही वजह थी कि दाऊद की गैंग में महाराष्ट्रियन लड़कों की अच्छी खासी तादाद थी, जबकि पठान गैंग में उत्तर भारत के पठान मुसलमानों की भरमार थी। दाऊद को अपने नए भरोसेमंद आदमी की वफादारी परखनी थी। उसने सौत्या और अनिल परब को उनका पहला मिशन सौंपा, पठान गैंग के गढ़ में घुसकर उनके सबसे मजबूत ठिकाने पर हमला करना। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरी मुंबई पर दबदबा कायम करने की जंग थी। और अब सौत्या का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था। इस हत्याकांड के बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड हिल गया। पठान गैंग, जो अब तक बेखौफ थी, पहली बार हिलती नजर आई। करीम लाला के खास आदमी छेनू और पप्पू को दिन दहाड़े उनके ही इलाके नागपाड़ा में मार दिया गया था। ये वही इलाका था जहां पुलिस भी बिना सोचे समझे कदम रखने से डरती थी। लेकिन सौत्या और अनिल परब ने न सिर्फ वहां घुसकर शूट आउट किया, बल्कि किसी को भनक तक नहीं लगने दी। मुंबई में अब सिर्फ एक ही बादशाह रहेगा, दाऊद इब्राहिम। यही वो संदेश था जो डी कंपनी इस हिट के जरिए देना चाहती थी। इस मर्डर के बाद सुनील सावंत उर्फ सौत्या और अनिल परब का नाम अंडरवर्ल्ड में गूंजने लगा। पहले कोई इनका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन अब ये वही लड़के थे जिन्होंने दाऊद का ऑर्डर पूरा करके पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। दूसरी तरफ करीम लाला आग बबूला हो गया था। उसने कसम खाई थी कि वह इसका बदला जरूर लेगा। पठान गैंग ने अपनी ताकत फिर से इकट्ठा करनी शुरू कर दी। अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में दो सबसे बड़े नाम आमने सामने थे। एक तरफ डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम और दूसरी तरफ पठान गैंग का असली बॉस करीम लाला। लेकिन इस हत्याकांड का असली असर तब दिखा जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ अब सौत्या और अनिल के गिरेबान तक पहुंच सकते थे। सवाल ये था, क्या वे इस शिकंजे से बच पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करीम लाला वाकई इस कत्ल का बदला ले पाएगा या फिर यह सिर्फ डी कंपनी के अंडरवर्ल्ड राज की शुरुआत थी? मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक जमीन के टुकड़े ने दो बड़े नामों के बीच जंग छेड़ दी। रामानायक और शरद शेट्टी आमने सामने आ चुके थे। हुआ यूं कि एक बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट के लिए उस प्लॉट को खाली कराने का जिम्मा पहले रामानायक को सौंपा था, लेकिन बाद में शरद शेट्टी भी इस मामले में कूद पड़ा। उसने बिल्डर को अपनी तरफ करने की कोशिश की और यहीं से मामला गर्मा गया। यह झगड़ा इतना बढ़ा कि खबर सीधे दाऊद इब्राहिम तक जा पहुंची। दाऊद ने दोनों को दुबई बुलाया, बड़े माफिया स्टाइल में दोनों को आमने सामने बिठाया और ठंडे दिमाग से पूरी बात सुनी। फिर ठहरकर सिर्फ एक फैसला सुनाया, रामा, इस प्लॉट से दूर रहो। रामा नायक ने वहां सिर हिलाकर हामी तो भर दी, मगर उसके अंदर का बागी शांत नहीं हुआ। वापस मुंबई लौटते ही उसने बिल्डर से फिर से संपर्क किया और दोबारा दखल देने लगा। यह सीधे सीधे दाऊद की बात को ठुकराने जैसा था। शरद शेट्टी को खबर लगी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि रामानायक अब खुलेआम दाऊद की हुकूमत को चुनौती दे रहा है। यह वही पल था जब डी कंपनी में दरार पड़ गई। रामानायक अब दाऊद से अलग हो चुका था और सुनील सावंत ने बिना वक्त गंवाए दाऊद के साथ जाने का फैसला कर लिया। अब मुंबई की गलियों में खून बहाने की होड़ शुरू हो गई। दाऊद को पता था कि रामानायक का खेल खत्म करना जरूरी है। उसने सुनील सावंत को साफ हुक्म दिया, छोटा राजन की हर बात फॉलो करो। अब छोटा राजन के इशारे पर मुंबई की सड़कों पर खूनी खेल शुरू हो गया। रामानायक के बाद जिसने भी डी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई, उसे बारी बारी से ठिकाने लगा दिया गया। सुनील सावंत को अब लोगों को मारने में मजा आने लगा था। 80 के दशक तक हालात ये थे कि वह बेखौफ AK-47 लेकर मुंबई की गलियों में घूमता, अपने शिकार के पास जाता, गोली दागता, लेकिन वहां से भागता नहीं था। वह खड़े होकर उस आदमी को तड़पता देखता, उसकी चीखें सुनता, उसके मरने का इंतजार करता। उसके लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि एक अजीब सी सनक बन चुकी थी। अब मुंबई की माफिया दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सुनील सावंत उर्फ सौत्या। मुंबई में डी कंपनी और अरुण गवली गैंग के बीच जंग तेज हो चुकी थी। सड़कों पर गोलियां गूंज रही थीं और लाशें गिर रही थीं। इस खून खराबे के बीच सुनील सावंत उर्फ सौत्या भाई का कद तेजी से बढ़ता चला गया। डी कंपनी में उसकी धाक इतनी बढ़ गई कि छोटा राजन को भी अब उससे चिढ़ होने लगी। छोटा राजन को लगने लगा कि अगर सौत्या को कोई काबू में नहीं रख पाया
तो वह डी कंपनी में उसके लिए खतरा बन सकता है। उसने मुंबई के तिलक नगर से कई नए लड़कों को अपनी गैंग में भर्ती किया, लेकिन कोई भी सौत्या के बराबर का नहीं निकला। जोश सबके पास था, लेकिन सौत्या जैसी वहशी दिलेरी और बेखौफ रवैया किसी में नहीं था। इसी बीच सौत्या को एक और नया साथी मिला, सुभाष सिंह ठाकुर। दोनों ने साथ मिलकर मुंबई की सड़कों पर ऐसा आतंक मचाया कि लोगों के लिए रात में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हर हफ्ते कोई न कोई मर्डर हो रहा था, कोई न कोई गैंगस्टर किसी सड़क के किनारे लहूलुहान पड़ा मिल रहा था। लेकिन सौत्या की जिंदगी सिर्फ गोलियों और खून तक ही सीमित नहीं थी। उसे जिंदगी के मजे लेना भी पसंद था, खासकर शराब और शबाब का उसे अलग ही चस्का था। उसे सिर्फ ताकत चाहिए थी, और ताकत के साथ खूबसूरत औरतें भी। इसी दौरान उसकी नजर अपने ही दोस्त पप्पी की बीवी नीता पर पड़ी। नीता खूबसूरत थी, जवान थी और अपने पति के लिए पूरी तरह वफादार थी। मगर सौत्या ने ठान लिया था कि उसे हर हाल में अपने बिस्तर तक लाकर ही रहेगा। उसने चालाकी से पहला दांव खेला। पप्पी उस वक्त जेल में बंद था और बेल नहीं मिल रही थी। सौत्या ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और उसकी जमानत करवा दी। इस दौरान वह नीता से कई बार मिला। हर मुलाकात में वह उसके करीब जाने की कोशिश करता, उसे महंगे तोहफे देता, बड़े बड़े वादे करता। जब पप्पी जेल से छूटकर आया तो सौत्या ने उसके साथ बैठकर जाम छलकाए। वह जानता था कि अगर वह सामने से वार करेगा तो नीता उसके हाथ से निकल सकती है। उसने अपने ही आदमी को इशारा किया और पप्पी को इतनी दारू पिलाई कि वह दुनिया से ही विदा हो गया। अगले ही दिन सौत्या के लोगों ने नीता को खबर दी, तेरे पति को अरुण गवली के लोगों ने टपका दिया। अब तू अकेली है, बेसहारा है। नीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे, कहां जाए। और तभी सौत्या ने उसकी जिंदगी में सहारा बनकर कदम रखा। मैं हूं ना, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। नीता, जो अब अकेली थी, लाचार थी, धीरे धीरे सौत्या की तरफ खींचती चली गई। और फिर एक दिन वह उसकी रखैल बन चुकी थी। डी कंपनी में सौत्या का कद इतना बढ़ चुका था कि छोटा राजन को अब अपनी ही गैंग में पराया महसूस होने लगा। वह देख रहा था कि दाऊद का झुकाव सौत्या की तरफ बढ़ता जा रहा है और यह बात उसे खटक रही थी। इसी दौरान मुंबई में एक बड़ी वारदात हुई, थापा की हत्या। थापा, जो शिवसेना का नेता था और मटके का धंधा चलाता था, छोटा राजन के लड़कों के निशाने पर आ गया। जब छोटा राजन के आदमियों ने उससे हिस्सा मांगा तो थापा ने साफ मना कर दिया और इसी इनकार की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। छोटा राजन के लोगों ने दिन दहाड़े उसे गोलियों से भून डाला। यह खबर आग की तरह फैली और सौत्या को यह बात बहुत खटक गई। थापा की हत्या सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम को भी पसंद नहीं आई। अब डी कंपनी के अंदर ही फूट पड़ गई। दाऊद ने छोटा राजन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। छोटा राजन को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस सौत्या को उसने कभी अपना आदमी माना था वही अब उसके खिलाफ हो जाएगा। सौत्या ने अपने नए साथी सुभाष सिंह ठाकुर के साथ मिलकर छोटा राजन के उन 3 लड़कों को खोज निकाला जिन्होंने थापा को मारा था, और फिर वही किया जो वह सबसे बेहतर करता था, तीनों को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच सौत्या की मुलाकात हनीफ से हुई। हनीफ, जो डी कंपनी में एक बड़ा नाम था, सौत्या से जल्दी ही दोस्ती कर बैठा। एक दिन उसने सौत्या को अपने घर खाने पर बुलाया। सौत्या जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा कि हनीफ की बहन रजिया खाना परोसने आई है, और बस पहली नजर में ही वह रजिया के जाल में फंस गया। रजिया की खूबसूरती ने सौत्या के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। उसने ठान लिया कि उसे किसी भी हाल में रजिया को हासिल करना है। एक रात जब सौत्या और हनीफ साथ बैठकर दारू पी रहे थे, सौत्या ने बात छेड़ी, भाई मैं रजिया से शादी करना चाहता हूँ। हनीफ ने हल्की हंसी में जवाब दिया, शादी करनी है तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा भाई। सौत्या के लिए यह कोई मुश्किल फैसला नहीं था। उसने एक झटके में अपना नाम और पहचान बदल दी। सुनील सावंत से सुलेमान बन गया और फिर रजिया को अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन सौत्या को लगा था कि यह सब सिर्फ उसका फैसला है। उसे अंदाजा नहीं था कि नीता, जो अब तक उसकी रखैल बनकर रह रही थी, यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी। नीता ने विरोध किया। उसने सौत्या से सवाल किए, मगर सौत्या अब नीता को अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था। उसने नीता को उसकी औकात दिखाने की कोशिश की, लेकिन सौत्या शायद भूल गया था कि नीता कोई मामूली औरत नहीं थी। नीता ने वह किया जिसकी सौत्या ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने पुलिस के सामने
सौत्या के एक एक राज खोल दिए। अब मुंबई पुलिस उसके पीछे पड़ गई। सौत्या को एहसास हुआ कि अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो या तो पुलिस उसे उठा लेगी या फिर उसका कोई दुश्मन उसे खत्म कर देगा। और फिर अपनी जान बचाने के लिए सौत्या ने मुंबई छोड़ दी और दुबई भाग गया। दुबई पहुंचते ही उसने छोटा शकील के साथ हाथ मिला लिया। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, छोटा राजन का खात्मा। उसने एक बड़ी प्लानिंग की। छोटा शकील के साथ मिलकर उसने छोटा राजन को जान से मारने की साजिश रची। लेकिन किस्मत का खेल देखो, छोटा राजन को वक्त रहते इस साजिश की भनक लग गई और वह किसी तरह वहां से बचकर भाग निकला। सौत्या को पहली बार लगा कि शायद अब उसकी किस्मत खराब चल रही है, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी पलटकर वार करने की। अंडरवर्ल्ड के नाना यानी छोटा राजन ने ठान लिया था कि सौत्या को उसके किए की सजा देनी होगी। अगस्त 1995 में छोटा राजन ने अपने दो सबसे भरोसेमंद शूटर श्याम सुंदर बाबू और गुरु को दुबई भेजा। उनका सिर्फ एक ही मिशन था, सौत्या का खात्मा। इधर मुंबई से भागकर दुबई पहुंचे सौत्या की मुलाकात शरद शेट्टी से हुई। शरद शेट्टी, जो कभी मुंबई की गलियों में वसूली करता था, अब दुबई में होटल किंग बन चुका था। उसके पास रीगल और रीजेंट पैलेस नाम के दो शानदार होटल थे। यही नहीं, वह रामी ग्रुप ऑफ होटल्स का हेड भी बन गया था और दुबई की होटल इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था। वहीं अनिल परब ने भी खुद को एक बड़े बिजनेसमैन में बदल लिया था। दुबई के एक शेख के साथ पार्टनरशिप कर उसने डिपार्टमेंटल स्टोर्स की चेन खोल दी थी और अब वह भी ऊंचे रसूख वालों में गिना जाने लगा था। लेकिन उधर श्याम सुंदर बाबू, गुरु और उनकी टीम पहले से ही दुबई में पहुंच चुकी थी। वे सौत्या की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। सौत्या भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। जब वह मुंबई में था तो हर वक्त हथियारबंद बॉडीगार्ड्स से घिरा रहता था, लेकिन दुबई की लाइफस्टाइल ने उसे लापरवाह बना दिया। अब वह अक्सर बिना सिक्योरिटी के सड़कों पर घूमता था। उसका ड्राइवर शंकर नेपाली, जो उसकी हर वक्त परछाई की तरह रहता था, उस दिन कहीं और बिजी था और यही सौत्या की सबसे बड़ी गलती थी। सौत्या दुबई में पूरी तरह बसने की प्लानिंग कर रहा था। वह अपने लिए कोई बढ़िया प्रॉपर्टी तलाश रहा था जहां वह आराम से रह सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन वह अपने नए ठिकाने के लिए जगह देखने निकला, मौत उसका पीछा कर रही थी। दोपहर के 3:30 बजे सौत्या दुबई के तूफान होटल के सामने आकर रुका। उसे भूख लगी थी, लंच करने का वक्त हो गया था। वह जैसे ही होटल के अंदर जाने लगा, शंकर नेपाली ने कार पार्क करने के लिए गाड़ी मोड़ दी। तभी सौत्या की नजर पड़ी। सामने श्याम बाबू, गुरु और पांड्या खड़े थे। उनके हाथों में चमकती गन देखकर सौत्या को समझते देर नहीं लगी। आज उसका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन यह एहसास अब किसी काम का नहीं था। उसके पास खुद की गन भी नहीं थी। धाएं 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 गोलियां चली। गोली सौत्या के हाथ में लगी। होटल में चीख पुकार मच गई। पुलिस, पुलिस को बुलाओ! मैनेजर चिल्लाया और दुबई पुलिस को कॉल कर दिया। लेकिन सौत्या वहां रुकने वालों में से नहीं था। वह जान बचाकर होटल से बाहर भागा। उधर शंकर नेपाली भी सौत्या को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन गुरु, पांड्या और श्याम बाबू की गोलियां उसके सीने को चीर चुकी थीं। अब सौत्या अकेला था। सड़क पर भागता हुआ ये पद अपनी मौत से बचने की आखिरी कोशिश कर रहा था। पीछे से दुश्मनों की कार उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते सौत्या एक दीवार के पास जाकर रुक गया। वह पांड्या को घूरते हुए गालियां देने लगा। अबे हरामखोर, सामने आ, अगर हिम्मत है तो। पांड्या ने देखा सौत्या के पास कोई हथियार नहीं है। अब उसका डर खत्म हो चुका था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर एक झटके में अपनी गन निकालकर सौत्या के सीने में ताबड़तोड़ गोलियां उतार दी। लेकिन अभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसने अपनी कमर से चाकू निकाला और सौत्या का गला काट दिया। खेल खत्म। सौत्या का अंत भी वैसा ही हुआ जैसा वह अपने शिकारों के साथ किया करता था। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के सबसे खतरनाक शूटर्स में से एक सौत्या भाई की कहानी, जो अंडरवर्ल्ड में खूनी खेल खेलने आया था, लेकिन आखिरकार खुद भी उसी खेल का शिकार बन गया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कोई हमेशा के लिए बादशाह नहीं रहता। जो ऊपर जाता है उसे एक दिन नीचे भी आना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका क्या सोचना है इस पूरे किस्से के बारे में? क्या सौत्या का यही अंजाम होना चाहिए था? नीचे कमेंट करके बताइए। ऐसी ही सच्ची और सनसनीखेज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, रेड फ्लैग।